ओके चलिए खैर कल वो लॉक इन की वजह से गिरा था। आज गिरने की खबर कुछ और है, वो मैनेजमेंट एग्जिट है उसकी वजह से। अगली बार उसको थोड़ा सा हम अपडेट कर देंगे हेडलाइन को। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से आशीष बहेरी जी और अमित सेठ जी बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स से सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से, और मार्केट टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। हिंदुस्तान जिंक क्यों नीचे है 2 दिनों में 7%, ये जानेंगे आशीष से। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज की मार्केट पर। निफ्टी कल के लो को तोड़कर थोड़ी रिकवरी दिखाता हुआ। बैंक निफ्टी ने कल का लो बचाया, रिकवरी भी अच्छी खासी आई बैंक निफ्टी में, हालांकि ऊपरी लेवल से वापस हल्की सी आपको डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें मिड कैप मार्केट, वहाँ पर प्रेशर है, ऑलमोस्ट 1:1.5 का एडवांस डिक्लाइन। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मीशो एक और दिन लोअर सर्किट का 5% नीचे, इस समय आपको मीशो ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हिंदुस्तान जिंक एफएनओ का टॉप लूजर, करीब 5% नीचे। आज का हमारा बिग स्टॉक भी था। नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, सारे ईटीएफ्स, वेदांता, इनमें सब में गिरावट है। आईईएक्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है पिछले 2 दिनों की बड़ी रैली के बाद, तो ये स्टॉक्स थोड़ा सा आपको प्रेशर में दिखाई देगा। सीजी पावर 3.5% ऊपर, एफएनओ का टॉप गेनर। बजाज होल्डिंग्स एफएनओ में रिसेंट एंट्री 3% ऊपर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयर ट्रेड प्ले हो रही है मार्केट में। इटर्नल ऊपर है, स्विगी नीचे है, और इटर्नल करीब 2% ऊपर अब निफ्टी का टॉप गेनर, और स्विगी अभी भी करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा थोड़ी सी रैली है कुछ सेलेक्ट रियल्टी स्टॉक्स में जैसे कि ओबेरॉय रियल्टी, और कुछ डिफेंस स्टॉक्स में जैसे कि सोलार इंडस्ट्रीज में। वीरू जी अनुज जी, ये थी बाजार की छोटी सी समरी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना यूनानिमसली एक तरीके की तेज़ी पूरे के पूरे डिफेंस में। उस सोलार को देख लीजिए जनाब, अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे उसको। सोलार लेके एक बार जरा प्लीज़, 250 रुपये, 2% ऊपर। डिफेंस में एक बड़ी बाइंग इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है। आइए पहले काम करते हैं, कॉल्स पे बातचीत करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए क्लियरली मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा म्यूटेड सेशन हो सकता है। एंड जिस तरीके से स्टॉक्स में तेजी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इटर्नल ने काफी अच्छी बढ़त दिखा दी है। सो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये दोनों रिकमेंडेशंस दी है। पहले तो है लॉन्ग कॉल ऑन इटर्नल। एक क्लियर कट लो बॉटम सीक्वेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर एंड हो चुकी है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 520 को भी इसने निकाल दिया है, प्लस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी निकालने की यहाँ पर तैयारी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग्स का डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 300 लेवल को भी पार कर देगा। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 296 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 283 के स्टॉप लॉस के साथ। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है, जहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन अभी तक एग्जिबिट हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, वो है पेटीएम का। एंड यहाँ पर भी अगर हम 60 मिनट्स चार्ट देखें तो वहां पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1400 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 1320 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1372 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1400 का। खरीदारी करनी है आपको पेटीएम के फ्यूचर्स में। ओके चलिए, तो ये हो गई इस समय सचिन जी की 2 ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स। जी देखो, ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। मेरा एक बाय और एक सेल रहेगा। बाय में है अडानी पोर्ट। मुझे लगता है यहाँ से जिस हिसाब से लास्ट 20 मिनट्स में जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। 1530 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे अडानी पोर्ट में देखने मिलेगा। नीचे में 1465 इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1465 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1530 के टारगेट के लिए। दूसरा जो कॉल है बीपीसीएल, मुझे आज भी वीक लग रहा है। यहाँ पे एक सेल कॉल रहेगा बीपीसीएल में, जहाँ पे मुझे लगता है अभी ये जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट था उसको भी उसने ब्रेक कर लिया था कल के सेशन में, और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा, जो एक्सटेंड करेगा 345 के आसपास के नीचे के लेवल के लिए। तो 345 के टारगेट के लिए बीपीसीएल को सेल करना है। ऊपर में जो अभी इंट्राडे में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने मिलेगा वो 370 के आसपास है, तो 370 के स्टॉप लॉस से इसको सेल किया जा सकता है 345 के टारगेट।
BPCL में एक ब्रेकडाउन का केस बन रहा था। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड इस वक्त के दो। जी विनीत जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो BDL में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 1545 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है 1590 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एज अ रिवर्सल कैंडिडेट है बजाज फाइनेंस। काफी गिरावट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है और जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से 970 के आसपास में हॉवर कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 960 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 990 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं। अब अमित सेठ के पास आ जाए। अमित जी बताइए, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, पहला ट्रेड रहेगा बीएससी अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। इस बाजार में भी ये मार्केट पिछले 2 दिनों से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2730 का और टारगेट्स रहेंगे 2830 के। दूसरा स्टॉक सवेरे मैंने HAL दिया था, नाउ आई विल गो विद बीएल का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से 1-2 दिनों के हॉल्ट के बाद ये वापस निकला है अपने लेवल से, तो इसे बाय करें। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा और 430 के टारगेट्स रहेंगे। BL 420 पे आपका बाय कॉल। डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। निफ्टी 26,071 पे अभी तक अगर आप देखें तो उस लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड कर रहा है। दैट्स गुड, बट मैं आता हूँ कुछ और स्टॉक्स को देखता हूँ। यहाँ पे BDL, अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर, रिवर्सल अच्छा है। बट अच्छा, ये सचिन जी, आज कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आप कैपिटल गुड्स को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? सचिन जी, आप म्यूट पर हैं प्लीज। LNT जब तक 4200 के लेवल को निकालता नहीं है, आई थिंक तब तक थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है। एक अच्छी तेजी हमने ABB में ऑलरेडी पार्टिसिपेट की है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय नहीं करने चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग घेरे में आ सकता है। एक रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 5350 के आसपास का, तो यहाँ पर काफी सिलेक्टिव रहना है। बट प्रेफर्ड चॉइस होगी सीमेंस जैसे काउंटर में, जहां पर एक मीनिंगफुल तेजी अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है। तो अगर सीमेंस लगभग अराउंड 3160 के लेवल को अगर ब्रीच कर देता है, देन प्रोबेबली एक फॉलो थ्रू एक्शन मूव मिल सकती है 3220 तक की। बट फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पेस को अवॉइड ही करें। ओके, चलिए तो अभी फिलहाल के लिए स्पेस को थोड़ा अवॉइड ही करें। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे अब ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से। उनसे समझते हैं कि वो बाजार को लेकर उनका क्या व्यू है। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन, और क्योंकि आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, इस मार्केट में आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट कोलैप्स भी नहीं हो रहा है लेकिन रैली भी नहीं टिक रही है। एब्सोल्युटली अनुज, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और सभी श्रोताओं को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा, यस, मार्केट काफी टाइट बैंड में चल रहा है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो क्लोज टू 25,500, 25,700 और ऊपर में 26,300 के बैंड के अंदर इट हैज बीन मूविंग। मार्केट को ट्रिगर चाहिए इधर वेज मूव करने के लिए, और हमें लगता है कि फ्रॉम अ 2026 पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो देयर आर मेनी पॉजिटिव कैटलिस्ट विच कैन प्ले आउट। काफी पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं जहां अगर अच्छी तरह से पैन आउट होते हैं तो आप ऑन द पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ऑन द शॉर्टर टर्म आई थिंक 2-3 वेरिएबल्स है जो मार्केट बहुत ईगरली देख रहा है। वन, कि फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव आई थिंक क्या हो रहा है, फ्रॉम अ US पर्सपेक्टिव, वेनेजुएला पर्सपेक्टिव, ऑयल को लेकर क्या हो रहा है, आई थिंक दैट इज अ बिग मॉनिटरेबल। एंड सेकेंड, आई थिंक जो क्वार्टरली नंबर्स है, जिस हिसाब से क्वार्टरली अपडेट्स आई हैं, आई थिंक प्रीटी मच इन लाइन दिख रहे हैं, लेकिन डिलीवरी देखी जाएगी स्पेशली फ्रॉम अ क्वार्टरली स्टैंड पॉइंट एज वेल। सो ये 2 मुख्य पहलू है इन एडिशन टू दी अपकमिंग बजट एज वेल, जो मार्केट बहुत ही क्लोजली देखेगा यहाँ से। ओके, अच्छा वैभव जी, एक दो स्पेस जो कि शायद आपके आने से पहले मैं रीड कर रहा था, आज डिफेंस को देखिए आप क्या मूव है। डिफेंस वो स्पेस, रेलवे वो स्पेस जिसने जुलाई 2024 में जनरल इलेक्शन से पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, एंड आफ्टर दैट अ कंप्लीट कोलैप्स। लेकिन अभी के जो सूरत हाल हैं दुनिया भर के,
और इस नव वर्ष में जो वेनेजुएला वाली घटना थी, इसने पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है। डिफेंस पर क्या एक बार फिर से फ्रेश लुक की ज़रूरत है? चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, चाहे वो निजी कंपनियां हो, आपका टेक क्या है इस स्पेस पे? सी आई थिंक देयर इज अ डायरेक्ट, हमने देखा है कि लास्ट एक साल में एक डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है कि जहां भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चालू होते हैं जनरली, तो एक डिफेंस इज अ थीम फ्रॉम अ सेंटिमेंट परस्पेक्टिव, ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस वो बेहतर करता है। ऑफ कोर्स ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अगर बिजनेस फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम दूसरी बाजू हमें वैल्यूएशन से नजर नहीं हटानी चाहिए जनरली। So, of course, from a sentiment perspective, जो हुआ है from a global standpoint, especially on the Venezuela, I think overall defense theme वापस in flavor आ रहा है। As I mentioned, ये sentiment से थोड़ा दूर हटके valuations को देखकर, longer term opportunity को देखकर अगर हम इसमें निवेश करें तो बेहतर रहेगा। There is no doubt कि longer term opportunity है, but I guess हमारा व्यू ये रहेगा कि ऑन डीपर करेक्शंस अगर हमें इस स्पेस को देख सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ओके, वैभव जी, पिछले 3-4 दिनों से HDFC बैंक में मैसिव सेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ ICICI बैंक में अच्छी रिकवरी है। ये जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इन पर आपका क्या व्यू है और आप इन्हें कैसे अप्रोच कर रहे हैं पोर्टफोलियो में? अनुज, आई थिंक अगर हम इसमें एक स्टेप बैक लेते हैं फ्रॉम ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग यूनिवर्स को लेकर और देखकर, तो हमें देखा कि लास्ट 1.5 years to 2 years वन मेजर प्रॉब्लम, मुख्य कारण का मुख्य प्रॉब्लम यही था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफी बड़ा प्रेशर था। साथों साथ काफी बैंक्स में डिपॉजिट गार्नर करने के लिए होड़ बची हुई थी, इसलिए उनको थोड़ी सी डिपॉजिट रेट्स भी ज्यादा रखने पड़ रहे थे। So all in all, I think deposit garnering plus pressure on the NIMs और credit growth जो weak रहा था, I think हमने देखा ये पूरे स्पेस में थोड़ा प्रेशर बरकरार रहा है। और लास्टली के PSU बैंक्स भी थोड़ी मार्केट शेयर ले रहे थे फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक पर्सपेक्टिव एज वेल। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम देखते हैं तो आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर अभी यहाँ हमें खत्म होते हुए दिख रहा है, प्रॉब्ली इन अ क्वार्टर्स टाइम और सो। क्रेडिट ग्रोथ की रिवाइवल भी हो रही है, बट एक और जो समस्या थी इन टर्म्स ऑफ द डिपॉजिट एक्रीशन, अगर वो भी सुलझ जाती है तो हम देख सकते हैं कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव एक अच्छी लेवल आ सकती है ओवरऑल स्पेस में जहां हम निवेश कर सकते हैं। बट शॉर्टर टर्म आई थिंक वॉलेटिलिटी स्टिल कंटिन्यूड रहेगी, एटलीस्ट फॉर टिल द टाइम कि RBI आके नहीं कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट्स कट करना बंद कर दिए हैं। अच्छा वैभव जी, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आपको कहाँ पे अच्छे हैं? कहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो है वो, या फिर PEG फैक्टर, पैक जिसे बोलते हैं, वो आपको फ्रेश बैंक की गुंजाइश दिखाई दे रही हो जिसके चलते कुछ ऐसे स्पेस? See, in our view, there are good amount of sectors where we think हमें लगता है कि growth over the next 12 to 24 months अच्छे रहेंगे। First of all, consumer discretionary as a sector, हम एक साल से कह रहे हैं और हमें लगता है नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स, और हमें लगता है ये पूरा कंज्यूमर स्पेस में ग्रोथ जो हमने अभी तक देखी है लास्ट 3 साल में, उससे काफी बेटर रहेगी नेक्स्ट 2 साल में। सेकेंड, हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स और ओवरऑल बैंकिंग यूनिवर्स एक आध क्वार्टर में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए और वहां से हम अर्निंग्स की बढ़ोतरी देख सकते हैं फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लास्टली आई थिंक प्राइवेट केपेक्स की हम थोड़ी निशानियां देख भी रहे हैं, थोड़ी ग्रीन शूट्स भी देख रहे हैं। सो ओवरऑल केपेक्स थीम जो खास करके आपके डेटा सेंटर्स जैसे थीम को केटर कर रहा हो, पावर इंडस्ट्री को केटर कर रहा हो, हमें लगता है वो केपेक्स थीम गोइंग फॉरवर्ड अच्छा कर सकती है ओवरऑल बेसिस पे। और लास्टली आई थिंक फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट एज अ independent theme perspective, data centers plus your biotechnology or I would say CDMO players, हमें लगता है कि वो भी बेहतर करने चाहिए। ओके, फार्मा CDMO प्लेयर्स, यहाँ पर आप अच्छे मूव्स देख रहे हैं। वैभव जी, ये जो
न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें काफ़ी हमने बड़ी रैली देखी थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने काफ़ी ब्रूटल करेक्शन देखी है सभी स्टॉक्स में। यहाँ पर अब आप क्या व्यू ले रहे हैं? अनुज, ये बहुत ही ट्रिकी स्पेस है इन सम सेंस, प्योरली बिकॉज एक बाजू हमें लगता है कि फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी ऑन ऑल दीज कंपनीज, बट वो मैसिव अपॉर्चुनिटी गार्नर करने के लिए अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर वो नंबर्स को देखेंगे तो काफी वोलेटिलिटी की सामना हमें करना पड़ेगा। सो अगर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखेंगे तो एक ही क्वार्टर में काफी कुछ चेंज हुआ है, from these plays, wherein whole valuation matrix is something which people are relooking, क्योंकि जैसे ही नई कंपटीशन आती है तो you see a sharp correction in that particular space. So I think things will evolve, but एक thing बहुत ही certain है कि from a longer term perspective उनकी business opportunity बहुत ही massive है. So my suggestion would be कि ये पूरे space में जब हम करेक्शन देखते हैं, नथिंग टू बाय एक्सपेंसिव, बट जब हम करेक्शन देखते हैं तो ये स्पेस को हमें ध्यान रखना चाहिए अवश्य। अच्छा वैभव जी, एक दो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थी जिनमें अच्छा पैसा बना था। आप पूरे 2022 से लेकर 25 के बीच में देखिए, होटल्स ने पैसा बना के दिया, गजब पैसा बना के दिया, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बना के दिया था पैसा। इसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसमें सेलिंग थी और अच्छी खासी सेलिंग थी। कहीं री एंट्री की गुंजाइश आपको इन 2-3 पॉकेट्स में दिखाई दे रही है क्या? इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव, एज अ ट्रैवल एंड टूरिज्म एज अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, हमें लगता है कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, व्हिच मींस कि देयर इज अ मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नाउ द ट्रिकी पार्ट इज कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम मैरी कैसे करते हैं फंडामेंटल वैल्यूएशंस के साथ, गिवन के उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है इंडिविजुअल कंपनीज के, और हाउ दे वांट टू प्रोबेबली कैप्चर द होल अपॉर्चुनिटी। सो यस, काफी अच्छा रैली कर चुके हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स। आई थिंक अभी टाइम है एग्जीक्यूशन का और नंबर्स दिखाने का, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और वंस दोज नंबर्स काइंड ऑफ स्टार्ट्स गेटिंग डिलीवर्ड with further expansion plans to capture this whole opportunity, हमें लगता है कि longer term opportunity इसमें काफी अच्छी है और यहाँ से भी attractive returns बन सकते हैं। The only thing is कि the quantum of money you made may not be equivalent to what you may want to expect going forward. अच्छा, एक दो पॉकेट्स को लेके और बात करूंगा आपसे वैभव जी। एक बार हल्का सा अगर आप देखें निफ्टी रखिए डायरेक्टर साहब, उस स्क्रीन पर डे लो की तरफ आके ट्रेड करता हूँ, मार्केट एट 26056 है। इंश्योरेंस स्पेस जीएसटी जाने के बाद एक बड़ा, अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवांटेज मिला इनको, अब आपके पास उसी रकम में बड़ा कवर मिल सकता है। दूसरी बात, रेगुलेटर की बहुत कवायद रही जो ब्रोकर्स कम्युनिकेशन ये जो कमीशन है उसको रिड्यूस करने में। एक हालांकि तबका ऐसा भी है जो इससे प्रभावित होगा बुरी तरीके से, लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्योंकि इसने 2 साल में वेल्थ क्रिएट की है? No, of course, I think वीरेंद्र, अगर हम continuously अगर longer term opportunity, India is a very under-penetrated country in terms of the insurance as an overall segment. But yes, you're right कि regulators are very actively at this point in time involved in getting it right, and to be very honest, rightly so. In terms of काफी डिस्कशन चल रहे हैं कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी अपफ्रंट कमीशन देनी है, कैसे इनकी अकाउंटिंग करनी है, वेदर उतना क्वांटम ब्याज भी है नहीं है। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, और ये पूरा मसला जो है आई थिंक टू सम एक्सटेंट काफी डिस्कशन रही है मिस सेलिंग के ऊपर भी, और उसी के कारण काफी डिस्कशन हो रही है, और यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर्स आल्सो ऑन दिस सेक्टर। हमें लगता है कि जो भी मेजर्स लेंगे फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, वो ग्रोथ को सॉलिडिफाई करेंगे। सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट depending upon the kind of regulations, I think it will only increase the overall opportunity for the organized players. So we are positive, but not at this point in time. We wait for all the regulatory kind of suggestions come out, and then we'll take a call. ऑल राइट, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको। Thank you.
चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे बिग स्टॉक हिंदुस्तान जिंक की। एक बार जरा वापस लेकर आइए हिंदुस्तान जिंक का इंट्राडे चार्ट। और आज सुबह बिग स्टॉक्स में हमने इसकी बात भी की थी और 2 दिनों में अब ये स्टॉक करीब करीब 7% गिर चुका है। ऐसा क्यों हुआ ये जान लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और इसके जब प्रोडक्शन के नंबर्स आए थे तो मार्केट ने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था कि सिल्वर में प्रोडक्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो Q3 में आप देखें तो प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 1% घटा है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइन था, क्योंकि Q2 में देखें तो कंपनी ने पूरे साल के लिए जो FY26 के लिए सिल्वर प्रोडक्शन गाइडेंस है इसे कट किया था। पहले जो 700-710 टन के आसपास एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे उसे घटाकर Q2 में 680 टन कर दिया था। एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो आज सभी, चाहे बेस मेटल्स हो या प्रेशियस मेटल्स, ऊपरी स्तरों से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो चांदी भी अपने कीमतों से उच्चतम स्तर से तकरीबन 6-7% नीचे चल रही है। और साथ में क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ये स्टॉक ऐसा है जिसको काफ़ी बार हाईलाइट किया और बहुत बड़ी रैली, मैसिव रैली पिछले 2 महीने में स्टॉक में देखने को मिली है, तो इस भाव के हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न्स भी आ रही हैं। पिछली प्रीवियस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी दिख रहा था, ज़्यादातर न्यूट्रल, होल्ड, इसकी रेटिंग के साथ यहाँ पर रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। कारण ये कि बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिल रहा है। और फिलहाल क्योंकि मेटल कंपनी है तो EV बाय एबिटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स पर चल रहा है। तो अब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और यहाँ से अगर चांदी फिसलती है तो ऐसे में स्टॉक को रिस्क हो सकता है। और यही कारण शायद है कि इसी के चलते देखें तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक में 7-8% की गिरावट आ गई। शुक्रिया आशीष, इस पूरे अगर आप देखें सरोकार को समझाने के लिए और हिंदुस्तान जिंक के इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब इस बीच विषय को चेंज करते हैं, एक बार फिर से टेक्निकल सेटअप पे जंप करते हैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से मौजूद हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत जी, अभी क्या कॉल ले रहे हैं आप स्टॉक फ्यूचर्स पे? कहाँ शॉर्ट, कहाँ लॉन्ग इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी ने वैसे एक इक्विलिब्रियम लेवल को, यानी कि 26,050 के लेवल को तोड़ा है और ये टूटने के बाद पॉसिबिलिटी है कि हम 25,950 या 25,900 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड होगा। ऐसा नहीं कि इन लेवल पे इमीडिएटली शॉर्ट करके चलना है, बट ये जो करेक्शन है वो करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बनी है मार्केट में। स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आज वैसे देखा जाए तो काफी ब्रॉडर वीकनेस दिखाई दे रहा है। कल के दिन में एटलीस्ट IT स्टॉक्स ऊपर थे, आज तो IT भी नीचे है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़े मिड साइज बैंक्स या मिड साइज स्टॉक्स को ज्यादा फोकस करना है, वहां पे कुछ तेजी के ट्रेड बन सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ये हमें अच्छा लग रहा है, जो करंटली 84-85 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक अपने 90 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से IDFC फर्स्ट बैंक को खरीदे। आज के जो लोज है 83, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके करंट लेवल से IDFC फर्स्ट को लॉन्ग करना है। शॉर्ट में मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी वीक है। एक मैसिव सेल ऑफ हमने 2 दिन पहले देखा था और इसका कंटिन्यूएशन और हो सकता है। 3975 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस लेवल्स के नीचे वीरेंद्र अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट 3500 रुपए तक का भी फॉल बन सकता है। तो काफी डेलिकेट लेवल पे ये खड़ा है और आज रिवर्सल इंडिकेशन है। तो करंट लेवल से ट्रेंड को शॉर्ट करे 4030 4035 में। स्टॉप लॉस रहेगा आज के हाईएस्ट लेवल्स का, दैट इज 4100। टारगेट्स नजर आते हैं 3900 के और 3800 के। एंड पर एक सेल कॉल है, IDFC फर्स्ट बैंक पर बाय कॉल है। मीनवाइल IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बड़ी खबर है ये, और काफ़ी बड़ी खबर है एक्चुअली, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक का ध्यान रखिएगा, इस सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट हैं जो जहाँ पर ज़्यादातर बैंक्स 2.5-3% देते थे, IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज़्यादा देता था। वहाँ पर उन्होंने रेट को काफ़ी कम किया है, कई केसेस में 7 से 5% लेकर आए। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा है बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन उसमें 5 से 10 लाख तक जो ज़्यादातर लोग रखते होंगे सेविंग्स अकाउंट में, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, 7% से घटाकर करीब 5% तक लाया गया है। और जो उससे ऊपर हैं उनमें थोड़ा सा कम कटौती है, 7% से घटाकर 6.5%। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा वही ब्रैकेट होगी जहाँ 7 से 5 हुआ है, तो ये नेट शायद इंक्रीमेंटल मार्जिन पॉजिटिव है। इस वजह से आप इस तरीके का मूव इस समय IDFC फर्स्ट बैंक में देख रहे हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, IT स्टॉक्स में कल अच्छी रैली थी, मिड कैप IT में कोई आपकी ट्रेडिंग आइडियाज़ होंगे क्या इस समय?
गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि वैसे ये स्पेस काफी ग्रेजुअली हायर लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो उसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और 40,000 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो उन लेवल्स के करीब आते आते तो उसमें मुझे लगता है कि काफी ग्रेजुअल एक्टिविटी देखने मिलेगी। और आपने सही कहा कि थोड़े मिड कैप स्टॉक्स में अगर फोकस करते हैं तो वहां पे कुछ तेजी के ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं। ऐसे केस में मुझे जो एक काफी कॉन्फिडेंट प्ले लग रहा है वो है कोफोर्ज। आज नो डाउट थोड़ा सा नीचे है स्टॉक, लेकिन अगर करंट लेवल से यहाँ पे भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इसने काफी अच्छा एक बेस बना लिया है एट 1630। तो 1630 या 1625 मैक्स, ये लेवल के साथ स्टॉप लॉस के साथ इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 1770, 1700, 1800 के लेवल्स दिखा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि परसिस्टेंट ये स्टॉक भी हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना है। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है। करंट लेवल से अगर इसमें खरीदते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि 2 स्टेप्स में बाय करना पड़ेगा। 6475, 6450, स्टॉप लॉस रखे 6400 का। टारगेट्स नजर आते हैं 6600 के। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए इस समय आप कुछ ट्रेडिंग आइडिया। श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब ट्रेडिंग आइडिया से बात करने के लिए। मार्केट लेकिन अब थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी अब ना सिर्फ कल के लो के नीचे है बल्कि अब वो 50 डेमा के जोन को भी अप्रोच कर रहा है, 26,000 के करीब। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, प्योरली बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रेंथ। निफ्टी बैंक अभी भी कल के लो के ऊपर और इवन आज के लो के भी रीजनेबली ऊपर है। लेकिन एक बार मिड कैप मार्केट देखिए और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप जरा इस बार। यहाँ पर काफ़ी इस समय गिरावट आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय सेलिंग प्रेशर है। एक बार आप लेकर आइए ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक, ये डे लो पर आया। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक तो खैर सुबह से प्रेशर में है। नाल्को में काफ़ी वीकनेस है। एनएमडीसी 4% नीचे आ गया। काफ़ी स्टॉक्स हैं। येस बैंक देखिए आप, येस बैंक करीब करीब 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।